हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था फ्लूवियल कास्ट एवोलियन ग्लेशियल एंड कोस्टल लैंडफॉर्म्स। यूनिट 4 है। फ्लूवियल मतलब नदियों द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरा कास्ट का मतलब यहाँ पे कास्ट प्रदेश में जो स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था भूमिगत नदियों के द्वारा, तो ये दूसरा टॉपिक भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। कास्ट प्रदेश आप जानते हैं जहाँ पे चूना पत्थर अधिक पाया जाता है, जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र को कास्ट प्रदेश कहते हैं। तो वहाँ पे भूमिगत जल द्वारा, यानी अंदर जो ज़मीन के अंदर जो पानी रहता है, नदियाँ जो बहती हैं, धाराएँ बहती हैं, वो अनेक प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। तो उस प्रकार की आकृतियों को भूमिगत आकृतियाँ या कास्ट भू आकृतियाँ कहते हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। तीसरा हम लोगों का है एवोलियन आकृतियाँ। एवोलियन का मतलब होता है पवन द्वारा, वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। शुष्क, अर्धशुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनें ही अपर्दन का महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली कारक होती हैं। यानी कि पवनें अपर्दन का कार्य कहाँ पर करेंगी? जहाँ ज़मीन शुष्क होगी, अर्धशुष्क होगी या मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, जैसे रेगिस्तान वगैरह में वायु ही या पवन ही अपर्दन का कार्य करती है। और अपर्दन क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। चट्टानों का एक स्थान से टूटकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना अपर्दन कहलाता है। और अपक्षय क्या होता है? अपक्षय में चट्टान एक ही जगह पे टूटकर रह जाती है। इसको आप समझ लीजिए, चट्टानों का एक ही स्थान पे टूटना और वहीं पे रह जाना अपक्षय कहलाता है, और चट्टानों का टूट करके दूसरे स्थान पे चले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण हो जाना अपर्दन कहलाता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपर्दन किसके द्वारा होता है? पवन द्वारा। अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है इसके फलस्वरूप, और पवनों द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियाँ निम्नलिखित हैं। अब हम लोग कुछ स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले अपवाहन बेसिन या वार्त गर्त। गर्त का मतलब होता है ब्लो आउट, गड्ढा। गर्त का मतलब यहाँ क्या होता है? इस प्रकार का एक गड्ढा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा ढीले व असंगठित मिट्टी के कणों को उड़ाकर जब गर्तों का निर्माण किया जाता है तो उसे वात गर्त कहते हैं। इसे सहारा के मरुस्थल में अपवाहन गर्त कहते हैं। सीधी सी बात है, इसमें कुछ समझना है नहीं। इसको मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए ये मरुस्थल है, एक मिनट, मान लीजिए ये मरुस्थल है। अभी यहाँ जो रेगिस्तान है, जो बालू है, वो समतल है। लेकिन अब यहाँ का जो थोड़ा सा है बालू, हवा के द्वारा या जो भी रेगिस्तानी बालू है, मिट्टी है, वो उड़ करके इधर चलाएगा। तो यहाँ पे ऐसे गर्त बन जाएगा, एक गर्त बन जाएगा। यानी कि ये देखिए, मिट्टी का या बालू का या रेगिस्तानी बालू का, रेत का एक जगह से दूसरी जगह पे जब उड़कर स्थानांतरण होता है तो जहाँ से उड़ता है वहाँ खाली हो जाता है, तो वहाँ एक गर्त बन जाता है। उसी को हम लोग अपवाहन बेसिन कहते हैं। ये देखिए, ये गर्त बन गया। इसको आप देखिए, एक गर्त टाइप का ऐसे बना है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी थी वो उड़ के कहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई। तो बस यही था, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। गर्त का मतलब गड्ढा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं दो स्थितियाँ दिखाई गई हैं। पहली स्थिति सामान्य स्थिति है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी स्थिति में देखिए ये गर्त बन गया। इसी को ही गर्त कहते हैं, अपवाहन बेसिन कहते हैं, ब्लो आउट कहते हैं। गड्ढा बन गया। सहारा के रेगिस्तान, कालाहारी, ये भी एक रेगिस्तान है, मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी शुष्क भागों में पवन निर्मित अनेक गर्तों के उदाहरण पाए जाते हैं। हमारे थार मरुस्थल में भी पाए जाते होंगे। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में लघु आकार वाली अपवाहन बेसिनों को बफेलो वाल्स कहते हैं। मंगोलिया में बृहद आकार बेसिनों को
पोंगयांग कहते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो ग्रेट प्लेन्स है वहाँ पे छोटे छोटे बेसिन बनते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं, इनको बफेलो वॉलोस कहते हैं। है ये भी गर्त लेकिन ये छोटा होता है। और मंगोलिया में बड़े बड़े बेसिन बनते हैं तो उनको पोंगयांग कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है वहाँ के आकार के आधार पर। दूसरी स्थलाकृति है छत्रक शिला या छत्रक शैल या इसी को गारा कहते हैं। ये मशरूम टाइप का होता है। यहाँ पे आप देखिए ये मशरूम टाइप का बना है, छतरी टाइप का। पवन के द्वारा घर्षण से स्थल पर चट्टानों के निचले भाग में ज़्यादा अपरदन होता है और ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है। इस प्रकार चट्टान के कटाव से निर्मित आकृति कुकुरमुत्ते या छतरी के आकार में होती है। उसे छत्रक शिला कहते हैं या छत्रक शैल कहते हैं। सहारा मरुस्थल में इसे गारा कहते हैं, यानी सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में है वहाँ पे इसको गारा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब ये पूरा ऐसे ही था, एक स्तंभ टाइप का था पहले, लेकिन जब पवन द्वारा अपरदन किया गया, यानी कि जब पवन चलती है, हवा चलती है, तो उसमें कुछ छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कण होते हैं, वो टकराते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं। तो जब हवा चली और हवा में जो छोटे छोटे पत्थर थे वो इससे टकराए, इससे यहाँ आए टकराए, तो नीचे वाला जो भाग था ये थोड़ा मुलायम था। ये जो शिला था, स्तंभ था, निचले वाला भाग इसका मुलायम था, वो टूट गया, अपरदित हो गया। लेकिन ऊपर वाला भाग मजबूत था, वो नहीं टूटा। तो इस प्रकार की आकृति बन गई। आप समझ गए होंगे कि पवन के घर्षण से, यानी जब पवन इससे टकराती है तो पवन के साथ जो छोटे छोटे कण ईंट पत्थर आते हैं वो भी इससे टकराते हैं इस स्तंभ से। तो निचले भाग में ज़्यादा अपरदन होता है और ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है। तो निचले भाग में ज़्यादा अपरदन होने का मतलब ये है नीचे की जो चट्टान है वो मुलायम है, तो इस कारण नीचे वाला भाग टूट जाता है और ऊपर वाला भाग थोड़ा ठोस रहता है, वो नहीं टूटता है। तो इस प्रकार की आकृति बनती है। अब अगला जो है जीवजैन है। ये देखिए, ये जीवजैन है, आपने देखा होगा फिल्मों में या टीवी वगैरह में देखा होगा इन सारी आकृतियों को। तो यह एक दवात नुमा आकृति होती, कलम दवात आपने पढ़ा होगा। दवात एक डिब्बा टाइप का होता है जिसमें स्याही वगैरह रखी होती। तो ये दवात नुमा आकृति होती है, दवात जैसा होता है, जिसका कठोर चट्टानों से निर्मित सिरा, ऊपरी सिरा टोपी की तरह होता है। अब ये देखिए, ये टोपी की तरह है, ऊपरी सिरा कैसा है, टोपी की तरह है, और इसका निर्माण मुलायम चट्टानों के अपरदन के कारण होता है। यानी इसके ऊपर पहले जो मुलायम चट्टानें रही होंगी वो अपरदित हो गई हवाओं के द्वारा, और जो अंदर का भाग बचा ठोस वाला वो रह गया। ये देखिए, इसमें ठोस एवं मुलायम चट्टानों की परतें क्षैतिज अवस्था में होती हैं। चट्टानों की दरारों में ओस पड़ने, रात में तापमान के कम होने से मुलायम चट्टानों का अपरदन होने लगता है। तो कहने का मतलब जो मुलायम और कठोर चट्टानें होती हैं वो परतों के रूप में क्षैतिज अवस्था में होती हैं। अगला है ड्राई कांटर। ड्राई कैंटर जिसको बोलते हैं, कांटर भी बोलते हैं। स्थल पर पड़े चट्टानी टुकड़ों का आकार रेत युक्त हवा के प्रभाव से जब घिसकर चिकना एवं तिकोना हो जाता है तो इसे ड्राई कांटर कहते हैं। ये देखिए, तिकोना हो गया है, ये भी तिकोना है, इधर से भी तिकोना है। तो मान लीजिए रेगिस्तान में, मरुस्थल में कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है पत्थर का, तो जब अपरदन होता है हवाओं के द्वारा तो हवाओं में छोटे छोटे जो कण होते हैं वो इससे टकराते हैं और इसको घिस करके, रगड़ करके चिकना कर देते हैं, तिकोना कर देते हैं। तो ये ड्राई कांटर हो जाता है। 3 फलक वाले बोल्डर को ड्राई कांटर, 8 फलक वाले बोल्डर को वेंटीफैक्ट कहते हैं। अब इसमें देखिए, 1 फलक है, 2 फलक है और इधर 3 फलक है। तो ऐसे ही अगर 3 फलक है तो ड्राई कांटर, अगर उसमें 8 फलक हैं, फलक का मतलब ये होता है 1 2 3 4 ऐसे। तो अगर 8 फलक हैं तो उस बोल्डर को, उस टुकड़े को वेंटीफैक्ट कहेंगे। अगली भू आकृति है यारडंग।
कठोर एवं मुलायम संरचना वाली चट्टानों के स्तर जब लंबवत दिशा में मिलते हैं तो हवा के प्रवाह से मुलायम चट्टानों का अपर्दन हो जाता है। इस प्रकार कठोर शैलों के मध्य कोमल शैल के अपर्दन से कठोर चट्टान के पार्श्व में नालीनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की संरचना को यार्डंग कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जो चट्टानें होंगी ठोस और मुलायम, वो क्षैतिज नहीं होंगी। अभी मैं जब आपको दवातनुमा जो आकृति थी उसके बारे में पढ़ा रहा था, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि वहाँ चट्टानें क्षैतिज थी, ठोस और मुलायम। यहाँ चट्टानें लंबवत हैं, खड़ी खड़ी चट्टानें हैं, मतलब ज़मीन में खड़ी खड़ी हैं, लेटी हुई हैं। अब इसको मैं एकदम 3D में तो दिखा नहीं सकता, आपको समझना होगा। क्षैतिज ये होता है और लंबवत इस प्रकार का होता है। तो जब इस प्रकार की चट्टानें होती हैं तो उनमें कुछ ठोस चट्टानें, कुछ मुलायम चट्टानें होती हैं। तो जो मुलायम चट्टानें होती हैं वे अपर्दित हो जाती हैं और ठोस चट्टानें ऐसे खड़ी रहती हैं। देखो ठोस चट्टानें जो हैं खड़ी हैं, ठोस चट्टानें, इनका अपर्दन नहीं हुआ, इनको नहीं घिस पाई, तो इनके बीच में जो नाली बन जाती है, जो जगह बन जाती है, आप देखिए बीच बीच में जगह है, इसी को हम लोग यार्डंग बोलते हैं। सीधी सी बात है। कठोर एवं मुलायम संरचना वाली चट्टानों के स्तर जब लंबवत दिशा में मिलते हैं तो हवा के प्रवाह से मुलायम चट्टान का अपर्दन हो जाता है और कठोर शैलों के मध्य कोमल शैल के अपर्दन से कठोर चट्टान के पार्श्व में, यानी कठोर चट्टान के पार्श्व मतलब साइड में, बगल में नालीनुमा संरचना का निर्माण होता है। इसी संरचना को यार्डंग कहते हैं और यार्डंग प्रायः पवनों की दिशा में समांतर रूप में होते हैं। अब इंसेलबर्ग देखिए, ये भी चट्टानें, ये भी संरचना आपने कहीं देखी होगी फिल्मों वगैरह में। इंसेलबर्ग एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है द्वीपीय पर्वत। द्वीपीय यानी एक द्वीप टाइप का पर्वत निर्मित हो जाता है रेगिस्तान में। पवन के प्रभाव से जब कोमल चट्टानी संरचना अपर्दन से या घिसकर समतल हो जाता है तो कठोर चट्टानों के अवशेष कहीं कहीं टीले के रूप में नजर आते हैं। इसे ही इंसेलबर्ग कहते हैं। अब ये पहले एक पूरा चट्टान था, पूरा पहाड़ था, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो इसके ऊपर मान लीजिए कोमल चट्टानें थीं। कोमल चट्टानें घिस गईं हवाओं के द्वारा, पवन के द्वारा, अपर्दित हो गईं और ये जो है एक द्वीप टाइप का बन गया। अब ठोस चट्टानें बची तो उनका अपर्दन हो नहीं रहा, तो एक द्वीप की संरचना का निर्माण करती हैं। तो ऐसी संरचना को, ऐसी आकृति को इंसेलबर्ग कहते हैं। अब है पेडिमेंट। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों के पाद पर मलबे रहित व मलबे सहित मन ढाल युक्त और अपर्दित शैल सतह वाले मैदान को ही पेडिमेंट कहते हैं। मान लीजिए मरुस्थल में कोई पर्वत है, तो उस पर्वत के ढलान पे, ये देखिए ढलान है जो, इसी को ही पेडिमेंट कहते हैं। अब या तो ये मलबे रहित होगा या मलबे सहित होगा। अब हो सकता है यहाँ मलबा हो, कूड़ा करकट या ईंट पत्थर बालू के ढेर हो, या हो सकता है खाली हो। तो यहाँ देखिए दोनों है, यहाँ बीच में देखिए यहाँ पे खाली है, तो ये मलबे रहित हो गया और इधर सब मलबा जमा हुआ है। तो चाहे मलबे सहित हो या मलबे रहित हो, अगर वो मंद ढाल युक्त अपर्दित शैल है तो सतह को पेडिमेंट कहते हैं। ये पर्वतों के पाद में होता है। पाद का मतलब पैर, पर्वत के पैर का मतलब पर्वत के नीचे। अब है बालुका स्तूप। बालुका स्तूप मैंने शुरुआत में आपको गर्त पढ़ाया था, अपवाहन गर्त या अपवाहन बेसिन पढ़ाया था रेगिस्तान में, कि जब एक जगह की रेत उड़ करके दूसरे जगह पे जाती है तो उस जगह पे जहाँ से उड़ती है वहाँ खाली हो जाता है, वहाँ एक ऐसे कटोरा टाइप का एक गर्त बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, तो उसको हम लोग बेसिन बोलते थे, अपवाहन गर्त बोलते थे। अब बालुका स्तूप उसका अपोजिट है, यानी कि जब एक जगह से मरुस्थल उड़ करके दूसरी जगह पे गया तो यहाँ से मान लीजिए उड़ा तो यहाँ जा कर के ये इस टाइप का बन जाएगा, टीला बना लेगा, इसी को स्तूप कहते हैं। इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए इस टाइप का पहले था, गर्त और टीला एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो अब यहाँ से जब उड़ेगा बालू तो यहाँ जाके इकट्ठा होगा, यहाँ इकट्ठा होगा, तो यहाँ देखिए
यहाँ टीला बन गया, इसी को स्तूप कहते हैं। और यहाँ गर्त बन गया, एक जगह गर्त बना एक और एक जगह टीला बन गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ गर्त बना और इधर का भाग स्तूप बन गया, स्तूप टीला हो गया। तो यही चीज़ है। अब इसको पढ़ते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के प्रभाव से जब रेत का जमाव टीले के रूप में होता है, यानी रेत एक जगह उड़ के जम जाती है, तो उसे बालू का स्तूप कहते हैं। बालू का स्तूप। बरखान, सीफ, पैराबोलिक, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य, ये सब बालू का स्तूपों के प्रकार हैं। तो जो बरखान है ये भी क्या है, एक स्तूप है। सीफ ये भी स्तूप है, बस इनमें आकार में और संरचना में थोड़ा अंतर होता है, बाकी ये सब स्तूप ही हैं। तो ये बालू का स्तूप हो गया। अब हम लोग देखते हैं बरखान। पवन के बहाव से जब रेत का जमाव अर्धचंद्राकार टीले के रूप में होता है, तो भुजाएं पवनों की दिशा में निकली रहती हैं, उसे बरखान कहते हैं। बरखान के दोनों किनारे नुकीले रूप में निकले रहते हैं। ये देखिए, पवन का जमाव जब अर्धचंद्राकार के रूप में हो, इस टाइप में पवन का जमाव हो, इस टाइप में ऐसे पवन के बहाव से रेत जम जाती है, ये अर्धचंद्राकार होती है, आधे चांद के आकार का होता है। अब ये टीला मान लीजिए बन गया, तो इसकी दोनों भुजाएं पवन की दिशा में निकली रहती हैं। ये देखिए, अब हवा ऐसे तो चल रही है, हवा की दिशा किधर है, इस साइड में है, तो इधर ही ये दोनों भुजाएं इसकी, आप देखिए ये दोनों भुजाएं निकली हुई हैं, नुकीली, तो उसे ही बरखान कहते हैं। अब यहाँ इसको आप समझिए थोड़ा सा, इस चित्र में समझ पाइए तो ये देखिए ऐसे बना है, ऐसे सारी नोक जो है उधर ही है। अब ये अंतिम आकृति है जो पवन द्वारा बनती है, लोयस। लोयस एक प्रकार का मैदान होता है। पवन द्वारा उड़ाकर बालू के बृहद निक्षेप को लोयस कहते हैं। यानी कि जब पवन के द्वारा रेत या मिट्टी एक जगह से उड़ा करके दूसरे स्थान पर जमा कर दिया जाता है और बहुत विस्तृत मैदान में जमा हो जाती है, एक मैदान का निर्माण कर लेती है, तो उसको लोयस बोलते हैं। लोयस के कण अत्यंत बारीक होते हैं, ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं। चीन के उत्तर पश्चिम भाग में लोयस मैदानों का अत्यधिक विस्तार पाया जाता है। तो ये हो गया जो है कि लोयस। और पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोग को पढ़ना है, एक तो ग्लेशियर के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ और दूसरा सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए।